हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लिखा है 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 आर इन लाइन एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, Q2 एंड Q3 आर अपोजिट इन साइन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q1 इफ द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा लॉजिक बेस पर क्वेश्चन है, इस पर कोई खास वर्किंग नहीं है। बोला गया Q1, Q2 और Q3 एक लाइन पर है। ठीक है, तो Q1, Q2, Q3 ये एक लाइन पे चार्ज रखे हुए हैं। ओके, ठीक है। Q2 एंड Q3 आर अपोजिट इन साइन। Q2 और Q3 अगर इसको हम प्लस ले लें तो इसको क्या ले लेंगे, माइनस। ये दोनों क्या है, अपोजिट है इन नेचर। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द Q1 इफ द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। क्वेश्चन लिखा है आपने वीडियो में? हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पॉज करके आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कह रहा है कि Q3 पर फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखो ये पिछली बार जो अभी 2 क्वेश्चन लगातार हम लोगों ने किए थे लास्ट टाइम, ये उसी का अपोजिट है कि Q3 पर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए फोर्स। इसका मतलब कि इसकी वजह से इस पर फोर्स और इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या है, इक्वल है, तभी तो 0 होगा, तभी तो 0 होगा। ठीक है ना। ठीक है, नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। इस पर जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, 0 लग रहा है इस पर नेट फोर्स। ठीक है, इसका मतलब फोर्स बाई 1 ऑन 3 बराबर है फोर्स बाई 2 ऑन 3। ठीक है ना। देखो एरो एरो बना लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये प्लस Q इसको अट्रैक्शन वाला फोर्स दे रहा होगा, यानी कि इसका एरो क्या आएगा, इस तरफ आएगा। ओके, इसका चार्ज क्या है? ठीक है। Q1 का Q1 का ही तो चार्ज हमें पता करना है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड पता करना है। Q1 के हमें क्या पता करना है कि क्या साइन होना चाहिए और क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो यही हमें पता करना है। तो अगर देखो एक एरो ऐसे आ रहा है तो दूसरा एरो Q1 की वजह से कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। Q1 की वजह से कैसा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये वाला एरो अगर हम इसको प्लस Q इसको माइनस Q मान रहे हैं, इसको माइनस को भी प्लस कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q2 और Q3 ये दोनों अपोजिट चार्ज है। तो इसको माइनस इसको प्लस ले लो, या इसको प्लस या इसको माइनस ले लो, आपकी मर्जी है। ओके, अपोजिट चार्ज बोला गया है कि दोनों आपस में क्या है, अपोजिट चार्ज है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको प्लस ले लिया और इसको माइनस ले लिया। ओके, Q1 अब पूछ रहा है कि Q1 का क्या साइन होना चाहिए और क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि दोनों के बीच में जो मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा हो, नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो एरो देखो, Q ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो डेफिनेटली इस ये जो प्लस Q इस पर अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा रहा होगा, यानी एक एरो ऐसे आ गई। ठीक है, यानी Q1 की वजह से इस पर जो भी फोर्स लगेगा, Q1 की वजह से इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। सुनो, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि ये इसको ऐसे एरो देना चाहिए। तो ऐसे एरो कब देगा, जब ये वाला क्या हो, माइनस में हो, तभी तो रिपेल मारेगा। इसका मतलब ये नेगेटिव, यानी कि Q3 का जो चार्ज है वही Q1 का होना चाहिए। ये अगर Q3 हमने माइनस लिया है तो ये भी माइनस होना चाहिए, तभी देखो 2 एरो अपोजिट आने चाहिए ना, 0 फोर्स के लिए, नेट फोर्स 0 के लिए 2 एरो अपोजिट होने चाहिए। प्लस Q इसको ऐसे एरो दे रहा है, मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा है, ये एरो आ रहा है, इस तरफ एरो आ रहा है, फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है, तो Q1 इसको ऐसे एरो वाला यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स देना चाहिए। तो अपोजिट कब होगा, जब साइन सेम हो, तभी तो ऐसे एरो आएगा, रिपल वाला एरो, कि ये इसको भगा रहा है, ये इसको धक्का मार के भगा रहा है। ठीक है,
साथ में ये भी बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इक्वल है। ये डिस्टेंस है क्या है, इक्वल है। अब चार्जेस तो सेम है, चार्जेस तो बात समझो ज़रा, अगर तुम यहाँ फॉर्मूला डालोगे Q1 इंटू Q3 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 इंटू Q3 अपॉन आर स्क्वायर, तो भाई ये तो ऊपर वाले सारे सेम है दोनों तीनों चीज़ें, ठीक है। इसका मतलब डिस्टेंस का खेल है, डिस्टेंस का क्या है, खेल है, क्योंकि डिस्टेंस तो अलग ही अलग है। ये डिस्टेंस ये है तो ये डिस्टेंस ये है ना। अगर एक लाइन पे बनाए हुए हो, अगर ये फोर्स 1 वाला इधर दे रहा है फोर्स, 2 वाले के तो यही है ना, इतने ही तो डिस्टेंस है 2 वाले के। अगर ऊपर वाले सेम है और दोनों को तुम्हें इक्वल दिखाना है, और आर तो अलग अलग है, आर तो अलग अलग है, तो फिर कैसे सेम होगा। ऊपर वाला सेम और यहाँ पर आर देखो कम है, इधर वाला 2 और 3 के बीच का आर कितना है, 2 और 3 के, अगर मान लो पूरा डिस्टेंस तुम्हारा आर है तो डिस्टेंस कितना हो गया, r/2 हो गया। तो यहाँ पर तो r/2 का होल स्क्वायर आ रहा है, के Q2 Q3, बात समझना। और यहाँ पर Q1 से Q3 के बीच में r कितना आ रहा है, r आ रहा है, यानी r का स्क्वायर, के Q1 Q3। अब बात समझो ज़रा सा, ये दोनों अलग अलग आ गए, यानी दोनों की क्वांटिटी अलग अलग हो गई, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। लेकिन हमें दोनों का आंसर क्या रखना है, सेम रखना है, दोनों का आंसर सेम। इसका मतलब कि 1 2 3 जो क्यू है ना, ये क्यू अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू क्या है, अलग अलग है। लॉजिक समझो जरा, मेंटल मैथ। भाई ये 2 फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है। 2 फोर्स क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि नेट फोर्स हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है बराबर है, इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। अब डिस्टेंस दोनों का अलग ही अलग है, तो हमें मालूम है, एक मिनट में बैठा हुआ तो इसका डिस्टेंस अलग है और इसका डिस्टेंस अलग है, और दोनों को इक्वल दिखाना है तो डेफिनेटली के तो कांस्टेंट हटा ही दो, के। इसका मतलब क्यू में कुछ खेल हो रहा है, यानी क्यू अलग अलग है। अगर ये 4 इंटू 5 है तो हो सकता हो ये वाला 10 इंटू, यानी कि चलो कुछ और ले लो, 4 इंटू 6 ले लो, समझो, 4 6 या 24 यानी यहाँ पर 8 इंटू 3, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, अभी समझा रहे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे क्या है। तभी ये 24 और ये 24, ठीक है ना। ऊपर का सेम अगर हम लोग कर देंगे और नीचे का तो अलग ही अलग है, यानी ऊपर का सेम हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम नहीं करना है, ठीक है ना। बात समझे, समझे, ऊपर का तो सेम नहीं करना है ना, क्योंकि नीचे का तो अलग अलग है ना क्वांटिटी। जब नीचे क्वांटिटी अलग अलग है, ऊपर की वो डिफरेंट हो। ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे। देखो 2 फोर्स को हमें क्या करना है, इक्वल लिखाना है। 2 फोर्स इक्वल कब होंगे, नीचे का आर का तो हमें पता है कि आर तो अलग ही अलग है, यानी डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे 10/2 और यहाँ पे 20 अपॉन 5 है 4, बात समझो। तभी ये दोनों का आंसर सेम है, 2 5 10, 4 5 20। डिनोमिनेटर तो अलग अलग थे, एक का 2 था और एक का डिनोमिनेटर 4 था। इसका मतलब न्यूमिनेटर भी अलग अलग होने चाहिए, तभी तो आंसर सेम आएगा। बात समझ रहे हो। एक का डिनोमिनेटर 2 है, एक का डिनोमिनेटर r है और एक का डिनोमिनेटर 4 है, एक का डिनोमिनेटर r/2 है। इसका मतलब न्यूमिनेटर अलग अलग होना जरूरी है। के तो हटा दो, के हटा दो, यानी Q1 Q3 और Q2 Q3 में कुछ खेल है, यानी कुछ डिफरेंट क्वांटिटी है। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 10 तुम्हारा समझो 5 इंटू 2 से आ रहा है, तो ये वाला 20 कैसे आ सकता है, 5 इंटू 4 है ना। ये एक चार्ज तो सेम है ना, कॉमन है ना, एक चार्ज देखो यहाँ पे Q3 और Q3 कॉमन है, यानी 5 5 हो गया, यानी एक चार्ज में फ़र्क है, यानी Q1 में फ़र्क है, ठीक है ना। ये बात समझाने की कोशिश हो रही है। अभी इसको मैं देखो ऐसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि Q1 Q3
1 की वजह से 3 पर फोर्स जो लग रहा है दैट इज आर स्क्वायर, पूरा डिस्टेंस लेंगे ना, 1 2 3 ये डिस्टेंस आर है। के Q2 Q3 2 के 3 पर जो फोर्स लग रहा है अपॉन R/2 है डिस्टेंस। ओके, के हटा दो 1 मिनट के लिए। Q1 और Q3 का हमें ये नहीं पता है मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है ना। Q2 ये 2 का स्क्वायर 4 होके ऊपर आ जाएगा, 4 Q2 Q3 बाई R स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये Q3 और Q3 को तुम कॉमन ले लो, सेम ले लो, और Q1 और Q2 में क्या 4 ये आ गया, Q1 और Q2 में रिलेशन क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ जो Q1 है वो Q2 से कितना टाइम ज़्यादा है, 4 टाइम्स 4 टाइम्स Q2 कह लो, क्यों है ना। Q2 कहेंगे क्योंकि Q3 सेम रखना पड़ेगा ना, यहाँ Q3 तो यहाँ पे Q3 रखना पड़ेगा, ये तो सेम है ना Q3, इसको हटा, ये कट गया ना। कैंसिल हो गया। अब Q1 या आर स्क्वायर भी कट गया, तो Q1 और Q2 में क्या रिलेशन आया, 4 टाइम्स आया कि नहीं आया। तो देखिए ये आंसर है आपका। Q1 हैज मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स ऑफ क्यों Q2। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आई, आगे। तो भाई इसको हमने जस्ट सॉल्व किया है एक बेसिक तरीके से। यहाँ हटाओ मेरा बुक। क्वेश्चन तुम्हारा देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये बोला गया था कि इस तरह हमने 3 चार्जेस को रखा हुआ है, इस तरह का 3 चार्जेस रखा हुआ। बोला गया कि 3 पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब 1 वाला 3 में जो फोर्स लगा रहा है बराबर है 2 वाला जो 3 में फोर्स लगा रहा है, बराबर है एज वेल एज अपोजिट डायरेक्शन है, तभी तो 0 आएगा। बराबर भी है, अपोजिट डायरेक्शन है। भाई इधर से मैं 10 न्यूटन खींच रहा है इधर, और इधर 10 न्यूटन इधर से खींच रहा है, गॉट इट। तो कह रहा है Q3 पर जो फोर्स लग रहा है 0 लग रहा है, ये बोला गया है क्वेश्चन में कि Q3 पर फोर्स कितना लग रहा है, 0। यानी कि 1 वाला 3 पे जितना फोर्स लगा रहा है, ऐसा लगा रहा है फोर्स 1 वाला 3 पर, तो 2 वाला 3 पर ऐसे लगा रहा होगा, लेकिन दोनों फोर्स बराबर लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। तभी Q3 पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 माना जाएगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम हो। यानी यही हमने किया, Q1 Q3 पर जो फोर्स लगा रहा है बराबर है Q2 Q3 पर जो फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आई, ओके। जो कल वाले क्वेश्चन किए थे हमने, Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है, हाँ। 1 और 3 में डिस्टेंस कितना है, R है, तो R का स्क्वायर कर दी। 2 और 3 में जो डिस्टेंस कितना है, R/2 है, ठीक है ना। इसको R स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 ऊपर ले गए, के कट गया, ठीक है ना, 4 ऊपर आ गया, के और के कट गया आपस में, R स्क्वायर कट गया, Q3 कट गया, बचा क्या, Q1 इज इक्वल टू 4 Q2। यानी Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 Q1, यहाँ पे Q2 है, Q1 है 4 Q2 के बराबर है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ Q2 है Q1, 4 टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे Q3 हमारा नॉर्मल था, ठीक है ना। सिर्फ ये हमारा 4 गुना ज़्यादा था। ये 4 गुना ज़्यादा क्यों करना पड़ा मालूम है, ये 4 गुना ज़्यादा क्यों करना पड़ा इक्वल फोर्स के लिए, एक ये भी कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि Q3 पर जो फोर्स लगा रहा था बड़े दूर से लगा रहा था, अब बराबर भी इसके लगाना था Q2 के पास बैठा हुआ है, Q2 का एडवांटेज है पास बैठा हुआ है। तो यार Q3 पर Q1 पे क्या एडवांटेज है कि दूर लगा के उतना ही फोर्स लगा दे दूर बैठ के भी, इसका मतलब Q1 अपना चार्ज बढ़ा देगा, 4 टाइम्स कर देगा, ठीक है ना। तो पेज ला वाला कॉन्सेप्ट भी समझो, काफ़ी इजी क्वेश्चन था पिछला वाला, कॉन्सेप्ट बेस में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वाला कर दिया अभी। ABC is an equilateral triangle of side 10 meter and D is the midpoint of BC। ग्राफ बना लो, जो D है B और C का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये A है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब 10 मीटर की
तीनों लाइन जो तीनों डिस्टेंस है 10 मीटर का है। ये 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, डी मिड पॉइंट है। चार्जेस 100 -100 + 75 माइक्रो आर प्लेस एट बी सी एंड डी। ठीक है, बी वाला 100 है, प्लस का 100 है, माइनस ठीक है, और सी वाला माइनस का 100 है, माइक्रो कूलम है सर, एंड डी वाला यानी कि 75 है प्लस का। ठीक है, ये इस तरह से तीनों चार्जेस रखे हुए हैं। फाइंड द फोर्स ऑन ए कह रहे हैं कि एक चार्ज है ना ए पे रखा हुआ है +1 का माइक्रो कूलम। ठीक है, सभी माइक्रो कूलम है। यहाँ पर बताना है कि फोर्स कितना लग रहा है, मतलब कि बी वाला भी इस पर फोर्स लगा रहा हो, डी वाला भी इस पर फोर्स लगा रहा हो, सी वाला भी इस पर फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स निकालना है कि ए पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। बात समझ में नहीं समझ में आगे? तो ठीक है यार, ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इजी होते हैं, इजी होते हैं। पहले क्या करो मालूम है, बी और सी की वजह से ए पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लेंगे, फिर डी और बी और सी की वजह से जो फोर्स की लाइन आई है, बी और सी की फोर्स की जो लाइन है, डी की जो लाइन आ रही है, फिर उससे हम कंपेयर कर लेंगे। देखो बी ए के ऊपर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, बी ए के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। ये एरो बनेगी, एक रिपल्सिव फोर्स बन रहा है ना, ऐसे करके ये एरो बन रही है, करेक्ट। सी वाला ए के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, प्लस और माइनस है, तो इसकी जो लाइन होगी वो ऐसे बन जाएगी, करेक्ट। ठीक है, ये दो एरो हमें दिख गए, तो आपके पास दो तरीके इसको करने के, या तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, √ F1 का A1 का A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + 2 प्लस नॉट 2AB cos थीटा। ठीक है, ठीक है, या तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है ना, और फिर डी से जो फोर्स लाइन बनेगी फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना। या फिर एक और तरीका है, देखो ये आ रही है क्या, बी वाली फोर्स लाइन, इसके दो कंपोनेंट बना लो, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ठीक है, ये अगर कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ये कंपोनेंट जो फोर्स लगा रहा है वो F cos थीटा लगा रहा है और ये वाला F sin थीटा लगा रहा है, करेक्ट। फिर इसकी वजह से भी ये जो है, ये जो अट्रैक्शन वाली लाइन है, इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ओके, और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ठीक है ना, ये 90 पे दो कंपोनेंट बनेंगे। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये लाइन पैरेलल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाली F, चलो ये वाला ले लो FB, ये ले लो FC, नहीं ये 60 डिग्री होगा, ग्रीन वाला देखो नहीं ये वाला कैसे, सुनो ऐसे 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 ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये होगा ना ग्रीन और पिंक वाला, हाँ यही दो ना, ठीक है ना। तो ये हो गया FC, यानी FC ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? FC cos थीटा, मतलब cos 60 डिग्री, और ये वाला FC साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री ले लो आप, ठीक है ना। अब देखो ऊपर F साइन थीटा, नीचे भी F साइन थीटा, मतलब 60 डिग्री ये भी है, 60 डिग्री ये भी है। ये जो डिस्टेंस 10 मीटर, भाई फोर्स के लिए फॉर्मूला तुम दोगे, K कॉमन रहेगा दोनों के लिए, Q1 Q2, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी कॉमन हो गया, R² डिस्टेंस भी बराबर हो गया, यानी F के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो F साइन थीटा ये वाला और F साइन थीटा ये वाला, दोनों क्या है? बराबर है कुल मिलाकर, है ना भाई। F B पर जो फोर्स लगा रहा है A के ऊपर, F साइन थीटा लगा रहा है, यहाँ समझ लिए F फोर्स ऑन A ड्यू टू
बी। तो फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 कितना 100, Q2 कितना है 1 है, R 10। फिर यहाँ पर भी लगाओगे इसके लिए FC वाला कि फोर्स ऑन C, फोर्स ऑन A ड्यू टू C के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। भाई के तो कॉमन ही कॉमन हो गया। Q1 कितना है 100 का मैग्नीट्यूड लो 100 सिर्फ, Q2 कितना है 1 है और R क्या है 10 है। यानी कुल मिला के ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स इक्वल हो गया, साइन थीटा इक्वल। यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये तो वर्टिकल वाले कंपोनेंट एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी वर्टिकली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं इस पर सिर्फ ये वाले फोर्स लग रहे हैं। यानी कि जो फोर्स लग रहा है ए पर जो फोर्स लग रहा है, कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एफ बी कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस एफ सी कॉस 60 डिग्री, करेक्ट। सिर्फ यही कॉस थीटा वाले ही कंपोनेंट ओवरऑल फोर्स लगा रहे हैं, यही दो कंपोनेंट आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। बी वाला उसको उधर धक्का दे रहा था, सी वाला इसको इधर धक्का दे रहा था। कुल मिला के ना वो उधर जा रहा है, ना ए वाला इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। किस फोर्स से इधर जा रहा है, एफ बी कॉस थीटा एफ सी कॉस थीटा से, करेक्ट है ना। तो ये वाला एक फोर्स आ गया जो कि लाइन कौन सी बन गई, दोनों मर्ज होकर ये लाइन बन गया। अभी डी वालों का फोर्स बाकी है, पहले ये वाला निकाल लें। ये वाले के लिए एफ बी यानी के Q1 या ले लो QA नहीं सॉरी QB एंड QC नहीं QB एंड QA, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस के कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 बाहर कॉमन निकाल लेना। चलो कॉस 60 यहाँ लगा लो, बाद में एक साथ कॉमन निकालनी काफ़ी सारी चीज़ें। के QC QA है ना, सी वाला ये पे लगा रहा है बाई आर स्क्वायर देन कॉस 60 डिग्री है ना, कॉस 60 भी जोड़ा हुआ है ना। क्या क्या कॉमन बाहर आ रहा है देख लो, के बाहर आ गया और कॉस 60 डिग्री बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, डिस्टेंस दोनों के सेम है। बचा क्या, क्यू बी इंटू क्यू ए प्लस क्यू सी इंटू क्यू ए है ना, ए वाला तो कॉमन है ना, क्यू सी के लिए क्यू ए, ये बचा सिर्फ। ओके, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो के बाई 2 का आर स्क्वायर, आर जो भी है ले लेना, ठीक है, क्यू बी इंटू क्यू ए यानी कि 100 इंटू 1, करेक्ट। माइक्रो कूलम पर है वो आप सॉल्व कर लेना, यानी 100 इंटू 1 100 ही आएगा, माइक्रो कूलम में आएगा आंसर। क्यू सी इंटू 100 इंटू 1 अगेन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइक्रो कूलम है ना, माइक्रो कूलम, ठीक है ना, बोथ विल बी माइक्रो कूलम। आर स्क्वायर, आर कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इन मीटर है तो टेंशन नहीं है। तो कितना आ रहा है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, देखो ये तो हो गया 100 प्लस 100 200, यहाँ से 200 200 के 100 से कट गया, नहीं 9 इंटू 10 9 ही आएगा आंसर, कट जाएगा ना। आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 100 गया, ऊपर 200 200 200 आ रहा था ऊपर, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 आंसर आ रहा है। ये वाली लाइन मिल गई कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब डी वाला पे तो धक्का मार रहा है, अब नया देख लो, एक तो ये मिल रहा था, ये कितना फोर्स मिल रहा था, यहाँ पर एक के ऊपर ऐसे करके धक्का लग रहा था 9 इंटू 10 की पावर 9, लेकिन इधर डी वाला भी पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला भी, डी वाला रिपल्सिव फोर्स मार रहा था, डी वाले की लाइन ऐसे आ जाएगी है ना, यानी एक फोर्स तो इधर लग रहा था इन दोनों की वजह से ए पर, और एक डी वाला ऐसे फोर्स लगा रहा है, डी वाला ऐसे फोर्स लगा रहा है। अब क्या होगा सर, अब इन दोनों के वापस क्या ले लेंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे। इन दोनों को देखा, अगर ये 90 डिग्री रिजल्टेंट लेना बहुत आसान है, डायरेक्ट क्या करना, अंडर रूट एफ डी का स्क्वायर कर देना प्लस एफ ए वाला जो नया आया है एफ ए का स्क्वायर कर देना, बाद में आगे वाला तो 90 डिग्री में से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एफ डी पे कितना फोर्स, तो यहाँ निकाल लो एफ डी वाला, एफ डी ए पे कितना फोर्स लगा रहा है 25 है ना, के क्यू ए इंटू क्यू डी बाई आर स्क्वायर, आर तुम्हें निकालना पड़ेगा, डी और आर तो बहुत इजी निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो के Q1 कितना है, क्यू ए कितना है, क्यू ए है 1 माइक्रो कूलम इंटू, हाँ यहाँ पे लगा देना, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये वाला हो जाएगा 75, बचेगा क्या, आर स्क्वायर बचेगा,
तो आर स्क्वायर के लिए आपको ये जो डिस्टेंस है डी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डी क्योंकि मिड पॉइंट है और क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो डेफिनेटली ए डी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ए डी क्या हो जाएगा, मतलब मीडियन है, परपेंडिकुलर भी हो जाएगा ये, ठीक है ना, मीडियन हो जाएगा या परपेंडिकुलर निकलो तुम पहले, तो ये ज़्यादा जरूरी, मीडियन मीडियन छोड़ो, ठीक है ना। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर, मीडियन तो ही है क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ए डी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्यों सर परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि बी और सी मिड पॉइंट है, नहीं बी और सी मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट होने की वजह से परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये दोनों लाइन बराबर है और डी मिड पॉइंट है तो ए डी डेफिनेटली परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बचपन वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमें ये डिस्टेंस निकालना है। क्या है यार, ये बताने की ज़रूरत है कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है और तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एच का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट मार लेना है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो पी निकालना, बी इधर आके माइनस होगा। हाँ ये स्क्वायर हटा दो, काफ़ी अच्छा आप पॉइंट पकड़ रही हैं, वेरी गुड, ध्यान है आपका। तो बी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पी का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देना, इसको अंडर रूट में एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी निकाल लेना। एच स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो ये पूरा 10 है, तो ये डी मिड पॉइंट है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। कुल मिलाकर डी ए पर कितना फोर्स लगा रहा है उसके लिए आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगा डी और सी, डी और ए के बीच का, और फिर उसके बाद क्या निकालना है तुम्हें, रिजल्टेंट निकाल लेना है, क्योंकि एक लाइन तुम्हारी ये जा रही थी जो कि 9 × 10⁻9 निकाला है हम लोगों ने, है ना, cos थीटा वाला, और एक जो फोर्स हमने निकाला है अभी जो मैंने बताया है अभी ये वाला, तो इसको डाल देना दोनों फोर्स के अंडर रूट में, सम करके स्क्वायर मार देना, तो दोनों क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, और फोर्स की लाइन फाइनली ऐसे आ जाएगी, फोर्स की लाइन। तो इसका आंसर आएगा और 90 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। क्यों 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री, तो ये ज़रूरी नहीं है 45 डिग्री आए, ये 45 डिग्री मत करो, ये ज़रूरी नहीं है कि 45 डिग्री आए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स लाइन अलग है, ये फोर्स हो सकता है अलग आए, डी वाला फोर्स। अगर दोनों फोर्स अलग अलग है तो ये बिल्कुल बीच में लाइन नहीं आएगी, ओके, नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बीच में एंगल नहीं आएगा, एंगल कुछ और ही आएगा। और एंगल निकालने के लिए अगर आप tan थीटा से आप इसका एंगल भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं तो इसका एक फार्मूला, रिजल्टेंट बेस पे एक फार्मूला है, उस पूरे जो क्लास हम लोग ने 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, या वो फार्मूला लगाकर भी एंगल निकाल सकते हैं। देखो जो भी फिगर मैंने यहाँ पर बताए हैं, रफली फिगर बताए हैं, आप ये पूरा माइक्रो कूलम के साथ में सॉल्व करोगे, ठीक है। ये पूरे रफली फिगर बताए मैंने, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताया है, मैंने कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी नंबर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है। सिंप्लीफिकेशन करके जो भी आंसर आएगा वो आप आंसर लिखना है, मैंने ये रफ वैल्यू ली है, ठीक है ना। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे थे, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हम नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ से और यहाँ से जो फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से ये एक फोर्स लाइन आ रही थी, इसकी वजह से इधर एक फोर्स लाइन आ रही थी। तो इसके लिए हमने दो कंपोनेंट ऐसे किए, जो कि ऊपर आया f sin थीटा, ये आ गया एफ बी कॉस थीटा। इसकी वजह से भी दो कंपोनेंट के, एक इधर और एक इधर, इधर आ गया एफ सी साइन थीटा और ये इधर आ गया एफ सी कॉस थीटा। एफ सी एफ साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हम लोग कैंसिल कर देंगे, अपोजिट वर्टिकल अपोजिट जो है फोर्स लाइन वो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों में फोर्स क्या था, सेम था। कैसे सब फोर्स सेम था, क्योंकि ये भी 100 था, ये भी 100, मतलब क्यू भी सेम था और डिस्टेंस भी सेम था। यही दो तो मैटर करते हैं फोर्स को अलग अलग करने के लिए, या तो भाई आपको चार्जेस मैटर करेगा या फिर डिस्टेंस मैटर करेगा, है ना। डिस्टेंस भी सेम था और चार्जेस भी सेम थे। प्लस माइनस मत देखो, फोर्स में आपको मैग्नीट्यूड देखना, तो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये दोनों फोर्स अपोजिट थे, सेम थे, कैंसिल हो गए थे। ये दोनों, एक इसका एफ कॉस थीटा मिल रहा था, एक इसका एफ कॉस थीटा मिल रहा था, इन दोनों को ऐड करके एक फोर्स निकालना था, ठीक है। देखो फोर्स के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर Q1 तुम्हारा माइनस में, Q2 तुम्हारा प्लस में, आपको यहाँ पे माइनस प्लस नहीं देना है, आपको दोनों ही पॉजिटिव लेना है, दोनों ही क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। क्यों, हमें क्या पता करना है, क्योंकि हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती कभी मत करना कि एक अगर माइनस में दिया और एक प्लस में दिया होगा, यहाँ पर भी आप माइनस प्लस कर लो, ये करना नहीं है।
ठीक है मॉड लगाएंगे पीछे प्लस ठीक है, मॉड में भी लगा, अगर मॉड भी लगा दोगे आप, अगर अंदर आंसर माइनस में आ रहा है तो बाहर तो प्लस ही आएगा ना फिर। वही तो कह रहे हैं। ठीक है, पीछे क्वेश्चन लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आप दोनों ही पॉजिटिव ले लो। यही गलती कर रहे हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके दोनों फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। एक फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, कुल मिला के ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू हो जाएगा, करेक्ट। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए सेम, नॉट सेम, सेम जैसा फोर्स का, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्यू लेंगे कि दूसरे वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है, जैसे कि Q1 Q2, तुम्हें कहाँ पता करना है Q2 पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फील कर रहा है Q2, तो यहाँ पर क्या आएगा Q1 आ जाएगा, Q1 कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, ठीक है ना। एंड अल्फा पार्टिकल प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट याद रखोगे न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो E तुम्हें दिया हुआ है 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल, तुम्हें फोर्स पता करना है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, Q इंटू ई है। अब आप बोलो सर Q तो हमें मालूम नहीं है, तो भाई अल्फा पार्टिकल तो दिया ही हुआ है। अगर अल्फा पार्टिकल का स्ट्रक्चर तुम देखोगे दो उसके न्यूक्लियस में, तो तुम्हारे दो क्या हो जाएंगे, 1.6 × 10 की पावर -19 होगा। ठीक है, दो तुम्हारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन्स होंगे और दो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। अगर न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे ना, ठीक है। तो न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन में छोड़ दो, हमें प्रोटॉन से मतलब है एन अल्फा यानी दो प्रोटॉन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, दो है। अब इलेक्ट्रॉन जगह प्रोटॉन की वैल्यू रखनी है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो प्लस का ही लेंगे क्योंकि प्रोटॉन की बात हो रही है। तो ये Q की वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल गई एन इंटू ई से, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है। तो यार इसको तुम्हें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करके फोर्स निकाल लेना है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। ए बॉडी हैविंग एन एक्सेस ऑफ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी तुम्हें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 10 की पावर 6 है एन, ई तुम्हें पता ही है यार 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए, एक्सेस ऑफ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन है। इस प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमने 10 की पावर भर दिए हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 1000 न्यूटन पर कूलम टुवार्ड ईस्ट। चलो ईस्ट वेस्ट की बात हो रही, हो सकता है आगे डायरेक्शन हो, तो ईस्ट की तरफ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1000 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्यू रख दिया है कहीं पर बीच में, ठीक है ना, चार्जेस रख दिए क्यू। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, क्यू को एन इंटू ई में ओपन कर लो, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एन इंटू ई में ओपन कर लिया क्यू को। एन कितना है 10 की पावर 6, ई है तुम्हारा -1.6 इंटू -10 की पावर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दी गई है 1000, ठीक है ना, ये फोर्स तुम्हारे पर लगेगा। अब देखो क्योंकि बात किसकी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन किस में होता है, नेगेटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। एक चीज़ याद रखना कि जो नेगेटिव यानी हमने जो चार्जेस रखे हुए हैं वो नेगेटिव रखे हुए हैं, हमने जो चार्जेस रखे क्या रखे हुए हैं, नेगेटिव रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो जो फोर्स लगाएगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो अपोजिट लगाएगा, यानी कि अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुमने कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज की फोर्स किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर यहीं प्लस रखोगे तो प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले को लेकर भागेगा। अगर तुमने प्लस का क्यू रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर फोर्स लगाएगी, इसको खींच के ले जाएगी, प्लस वाले को खींच के ले जाएगी। लेकिन अगर माइनस का चार्ज रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, भगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, फोर्स कहाँ जाएगा, इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है ना।
सो आंसर कितना आ रहा है देखो, यहाँ पर है 3, यहाँ पे 6 है, 6 और 3 9 हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस का 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 6 + 3 9 प्लस का 9 और माइनस का 19 माइनस का 10 हो गया, माइनस 19 + 10 हो रहा है ना, पावर 10 के ऊपर, ठीक है, इनटू 1.6 तो हमारा है ही यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे माइनस लगा देना साइन, यहाँ पे माइनस साइन आंसर में नहीं दिया हुआ है, आप माइनस लगा देना। माइनस का मतलब ये हो रहा है कि अपोजिट फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा तो इधर रही है लेकिन धक्का इधर मार रही है, अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? सो बेसिक और इजी वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो 1-1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। अब यही क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम तक के 10-10, 15-15 बार रिपीट कर लोगे, धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करके, तो हैंड फ्लो इतना हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। जो टाइम अभी लग रहा है 2 मिनट, तो वो तुम्हारा आधे मिनट में होने लगेगा, अगर अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? वॉट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इन विच एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, ठीक है ना। कह रहे हैं कि फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सब फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? वेट के बराबर। किसके वेट के बराबर? इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर फोर्स लग रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स लगा रही है? एक इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे? Q इंटू ई ओपन करेंगे, और वेट का फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे? M इंटू जी ओपन करेंगे, ठीक है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो Q मतलब N इंटू ई मतलब 1 इंटू ई, मतलब कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ चाहो तो माइनस लगा सकते हो आप, ठीक है। M इंटू जी, M हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 इंटू, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डाल दो वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं मालूम है, ठीक है। ये वैल्यू किसकी दी है? एक चार्ज की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है, एक इलेक्ट्रॉन की। Q मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देंगे, इंटू ई इंटू एम इंटू जी 9.8। तो तुम्हें निकालना था व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ई निकालना था तुम्हें। तो ई इज इक्वल टू 9 इंटू माइनस का 31 इंटू 9.8 अपॉन, देखो अब यहाँ पर है ना, चाहो तो आप ये माइनस आप हटा लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड खाली मैग्नीट्यूड रखो आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप दिखा भी सकते हो, चलो दिखाई दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में अपोजिट डायरेक्शन है, बस इतना मतलब होता है इसका। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जो कि आंसर आएगा माइनस में, है ना, माइनस में आंसर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अपोजिट फोर्स लग रहा है। और डेफिनेटली अगर आप इलेक्ट्रॉन रख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन रख रहे हो मतलब माइनस वाला चार्ज रख रहे हो, तो डेफिनेटली फोर्स किस तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस नहीं था, एक्चुअली फोर्स का माइनस था, जो भी फोर्स है उसका एक नेगेटिव साइन है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। कह रहा है कि व्हाट इन केस ऑफ प्रोटॉन, भाई यही चीज़ कर लो यार। व्हाट इन केस ऑफ, अगर प्रोटॉन होता, मतलब वेट जो होता प्रोटॉन का वेट होता, तब क्या होता? तो सेम कहानी आती, Q इंटू ई इज इक्वल टू वेट के लिए M इंटू जी, ठीक है, वेट ऑफ द प्रोटॉन, वेट ऑफ द प्रोटॉन। तो Q मतलब चार्ज तो वही रहेगा प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है। M यहाँ पे बदल जाएगा, M आपका कितना हो जाएगा बोलो? 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 इंटू जी 9.8, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए अलग आ जाएगी प्रोटॉन के लिए, और सेम डायरेक्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगेगा, अपने पास खींच के ले जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? मास ऑफ द प्रोटॉन सही है ना? क्यों? 3.9 होते हैं। वन प्रोटॉन का वेट, प्रोटॉन का नहीं, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है, ड्यू टू हीलियम न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसी तरह फाइन बन गया ये। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस दिया है न्यूक्लियस से। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हीलियम न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, करेक्ट। हीलियम का अगर न्यूक्लियस बनाएंगे तो हीलियम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बोलो। हीलियम में हाँ, दो होते हैं नाइट्रोजन। हैं दो दो 2 और ये 2। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गए न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जैसे कि मैंने कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हो, फोर्स इक्वल टू क्यू इन टू ई, ओके। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई इक्वल टू एफ बाई क्यू आ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू तुम्हें दी गई है, क्यू की वैल्यू दी गई है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 2 हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, यानी 3.2 तुम्हें क्यू दिया हुआ है। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। आर तुम्हें दिया हुआ है 1 इंटू 10 की पावर, बोलो इसको मीटर में बदलना है, 12th में हो यार, माइनस का 10 मीटर। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम को मीटर में आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 में -10। तो ये तुम्हें आर दिया हुआ है। क्या अब किसी तरह कुछ समझाने की ज़रूरत है कि के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, क्यू तुम्हें 3.2 इंटू 10 की पावर -19 दिया हुआ है, और 1 इंटू 10 को -10 का होल स्क्वायर करना है, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना है देखो ज़रा, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 this, Q2 this, ओके। 2 पॉइंट चार्ज है, तो चलो डेटा लिखो। Q1 इज इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम है, 100 माइक्रोकूलम यानी 400 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, 100 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, 60 सेंटीमीटर अपार्ट। आर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इन वैक्यूम फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ध्यान दो। क्या कह रहा है कि 2 चार्जेस रखा हुआ है, Q1 एक लाइन ज्वाइनिंग पर, एक लाइन पर Q2। ठीक है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव में। एक 400 और एक 100 है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना आप लोग। यहाँ पर कहीं पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, यहाँ पर हमें चेक करना है कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो प्लस क्यू, पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, यानी यहाँ पर एरो ऐसे आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। यहाँ पर ये भी प्लस है, दोनों ही प्लस में ना, चेक कर लेना। यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है ना, यानी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील हो रहा होगा एक दूसरे के लिए कैंसलेशन फील हो रहा होगा, कुछ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये वाला कितना है, 100 है, 400 है, ये वाला कितना है, 100 है। किसका ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, जिसके पास चार्जेस ज़्यादा है उस पर, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है ना, डिस्टेंस का तो कोई खास रोल हो ही नहीं रहा, डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखोगे
तो या तो Q तुम्हारा इम्पैक्ट डाल रहा है, फैक्टर है, या तो डिस्टेंस फैक्टर है। डिस्टेंस तो बराबर है, डिस्टेंस तो क्या है बराबर, यानी Q फैक्टर डालेगा। तो जिसके पास Q ज़्यादा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो E1 इसको दे दो E1, ये हो गया E1, ये हो गया E2, यानी E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, तभी तो E नेट निकलेगा। सर माइनस क्यों किया है? सर माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए क्या कि दोनों यहाँ पर मिड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हाँ जी। तो E1 माइनस E2 कर दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो K Q1 अपॉन मतलब Q1 की वजह से ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, बाई आर स्क्वायर माइनस K Q2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों का बराबर है तो K आर स्क्वायर तो कॉमन बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है ना। K आर स्क्वायर कॉमन बाहर निकला, अंदर बचा Q1 माइनस Q2, करेक्ट। तो K बाई आर स्क्वायर की जगह हम R की वैल्यू डाल दो चाहे तो 60 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये R की वैल्यू तुम्हें दी गई है। Q1 कितना है, Q1 आपका 400 इंटू 10⁻⁻6 माइनस Q2 कितना है 100 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 कॉमन है, 400 में 100 गया बचा 300, यानी 300 इंटू 10⁻⁻, है ना। समझो कि 400x माइनस 300x मतलब पावर एक्स कॉमन है ना, तो 400 300 के 300x बचा, है ना, ऐसा सोच सकते हो। और नीचे k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 डाल दो, 60 इंटू 60 10⁻⁻4 इंटू 300 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर चल रहा है, तो -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, बचेगा ऊपर 10⁻⁻2 और बाद में सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल लेना। तो हमने माइनस क्यों करना पड़ा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, माइनस इसलिए करना पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर अपोजिट डायरेक्शन पे थी। Q1 वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ दे रहा है और Q2 वाला भी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड देते हैं। अगर ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता तो कहानी बदल जाती, नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता। देखो जैसे यहाँ पे -Q है, यहाँ पर +Q, यहाँ पर कहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फील करनी है। -Q के लिए डायरेक्शन क्या आएगा, कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई देगा, इनवर्ड, और +Q के लिए क्या बनेगा, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए भी एरो ऐसे ही देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें दोनों को क्या करना पड़ जाएगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एरो क्या हो रहे हैं, सेम। आगे क्वेश्चन आएगा, लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्ज है, 0.2 कूलम एंड 0.4 कूलम आर बिटवीन द charges. A point on the line joining Q1 and Q2 says that it is 0.05 meter away from the Q2 and 0.015. पहला वाला पार्ट कहाँ है, ये सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन दिखाओ इसका यार, देखो ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 प्लस का 0.2 है, Q2 प्लस का 0.4 है, ठीक है। तो लाइन बना दें, 0.2 प्लस का ही है, 0.4 प्लस का ही है, ठीक है ना। आर 0.1 मीटर अपार्ट, यानी जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। पहले तो मिड पॉइंट पे हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही है, ठीक है ना। मिड पॉइंट पे हमें पता करना है, एक टच चार्ज रखा हमने और यहाँ पर हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। देखो 0.2 के लिए एरो कैसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कुछ ऐसे जाते हुए बनेगी, आउटवर्ड प्लस है ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब आउटवर्ड इलेक्ट्रिक। यहाँ पर भी 0.4 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी कैसे बनेगी, आउटवर्ड बनेगी, यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यानी ई नेट जब तुम निकालोगे मिड में तो ई माइनस, अब देखो माइनस प्लस किसको करना है, जो बड़ा होगा उसके पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखो अगर मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो सेम है, यानी चार्जेस फैक्टर है सिर्फ कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। 0.4 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी ये वाली E2 वाला ज़्यादा है, ये Q1 ले लो, ये Q2, यानी कि Q2 वाला E2 माइनस E1। तो Q2 E2 मतलब चार्जेस कौन सा, Q2 वाला रखेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लिए,
आर स्क्वायर माइनस E1 के लिए के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, के बाई आर स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लोगे, Q2 माइनस Q1 तुम माइनस करके वॉट एवर विल बी योर आंसर दैट इज ई नेट, ठीक है ना, ई नेट होगा। समझ गए ना ये। लेकिन सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है कि ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम द Q2। कह रहा है कि यहाँ पर तो निकाल लिया, अच्छी बात है, ये तो पहले भी निकाल चुके थे, कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। कमाल तो तब है कि एक पॉइंट तुम्हें और कहीं लेना है जो कि Q1 से 0.05 मीटर है और Q2 से 0.15 मीटर है। बात समझ में आई? Q2 से है तुम्हारा 0.05 मीटर, यानी Q2 है, इससे 0.05 मीटर है, कोई एक पॉइंट है और लाइन ज्वाइनिंग पर ही है, एक ही लाइन पर है। तो एक पॉइंट रखो, Q2 से कितनी दूर रखना है हमें, 0.05 मीटर। अब सवाल यही सर 0.05 मीटर इधर कि इधर, ये कैसे पता चलेगा भाई? कोई एक टेस्ट चार्ज रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, कह रहे हैं Q2 से कितनी दूर जाएं हम, 0.05 मीटर। तो इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं? तो यार लाइन ज्वाइनिंग मतलब एक इसी लाइन पर कहीं ना आगे पीछे बढ़ना है, लाइन ज्वाइनिंग की बात हो रही ना। या तो यहाँ जा सकते हैं 0.05 मीटर अवे, या फिर यहाँ जा सकते हैं। अब देखो ये कैसे पता चलेगा, एक और कंडीशन देगी, एंड 0.15 मीटर Q1। अब तुम यहाँ पे कॉमन सेंस लगा लो, ये डिस्टेंस कितना है 0.1, ठीक है। अब Q1 से डिस्टेंस कितना लेना है हमें, 0.15 मीटर। तो 0.1.5 ये आया है ना, ये आ गया 0.05। देखो देखना, यहाँ से लेकर Q1 से ये जो टेस्ट चार्ज है Q, इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.5, देखो 0.15 हुआ कि नहीं हुआ, यानी Q1 से डिस्टेंस कितना आ गया 0.15, ठीक है। अच्छा Q2 से कंडीशन देख लो, Q2 से कितना हो रहा है डिस्टेंस, 0.05 है ना। Q2 से कितना डिस्टेंस हो रहा है, देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है। Q2 से ये डिस्टेंस हो रहा है 0.05 एंड Q1 से 0.1 प्लस 0.05 यानी 0.15 हो रहा है, यानी यहाँ पर कहीं रखेंगे, यहाँ पर कहीं रखेंगे। यहाँ से देख लो, एरो बना लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो ये भी प्लस है, तो यानी कि एक एरो तो ऐसे बन रही होगी, E2 वाली आउटवर्ड की तरफ ऐसे बन रही होगी ना, आउटवर्ड, और ये भी क्या है प्लस है, यानी यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही आ रही होंगी, E1, यानी दोनों का सेम डायरेक्शन। यानी अब की बार ई नेट निकालोगे, अब की बार ई नेट निकालोगे, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, E1 प्लस E2 करना पड़ेगा, E1 प्लस E2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस अब सेम चीज़ हो गई जो मैंने बताया अभी, कि दोनों का फॉर्मूला डालना, के आर स्क्वायर कॉमन बाहर नहीं आएगा अब की बार आर कॉमन बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के लिए आर अलग अलग हो गया है, एक किलो हो गया है 0.15, यानी 1 के लिए Q1 किलो हो गया 0.15 और Q2 के लिए जस्ट 0.05, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आया। 2 पॉइंट चार्जेस है प्लस Q एंड प्लस 4Q आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 6A है, श्योर। 6A, find the point joining the two charges where electric field is 0. तो E is equal to देखो हमें ये बताना है कि find the point joining the charges where the electric field is 0. कहाँ पर हम इस लाइन पे कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो यहाँ पे बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी पहले तो एरो बनाओ, पहले अंदर का केस लेंगे फिर इधर का केस लेंगे, ठीक है। अंदर रखेंगे तो एरो कैसे बन रही है, ऐसे
आउटवर्ड और ऐसे आउटवर्ड, तो डेफिनेटली अंदर ही आने वाला है। एक दूसरे का अपोजिट होगा तभी ज़ीरो होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा तभी तो ज़ीरो होगा ना, करेक्ट। तो एक एरो ऐसे आ रही क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और इधर से भी पॉजिटिव है, तो आउटवर्ड इधर भी आएगा। अगर इधर रखोगे तो भाई कहाँ हो पाएगा, ये हो रहा है आउटवर्ड, ये वाले के लिए आउटवर्ड सेम एरो आ जाएगी। यहाँ कहीं पे रखोगे तो ये प्लस क्यू के लिए आउटवर्ड एरो, ये भी प्लस के लिए आउटवर्ड एरो, यहाँ पर रख के फ़ायदा नहीं क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन हो रही है एरो। यानी कि हमें कोई एक पॉइंट चार्ज कहीं पर इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में। तो लेट कर लो कहीं पर हमने क्यू रखा और इसका डिस्टेंस मान लो x, इसका डिस्टेंस क्या मान लेंगे x, और ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा क्या है r है, ठीक है ना। तो इसका और इसका डिस्टेंस क्या हो गया, r में से x हटा देंगे, r माइनस x, ठीक है। हमें दोनों डिस्टेंस मिल गए, एक डिस्टेंस मिला x और दूसरा मिला r माइनस x। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए अपोजिट है, यानी कि एक माइनस कर देंगे, अपोजिट है मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो अब की बार बताओ क्या होगा, E समझो ये 2 है ये 1 है, ठीक है ना। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, भाई दोनों ही बराबर है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आप बोलो सर ने इसके बाद 4 है प्लस 4 है, इसका ज़्यादा होगा, तो भाई इसका ज़्यादा, तो तुम इसका डिस्टेंस एडजस्ट करोगे, इसको कहीं पर दूर रखोगे चार्ज को, तो डिस्टेंस दूर रखना पड़ेगा क्योंकि हमें तो जीरो बताना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या बताना है, जीरो बताना है। तो जीरो कब होगा, ये जब E2 माइनस E1 ये दोनों ही बराबर होंगे, तभी तो जीरो होगा। यानी जीरो इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, जीरो है, करेक्ट। यानी E2 इज इक्वल टू E1, हमें इक्वेशन ऐसे रखनी है, E2 इज इक्वल टू माइनस E1 इधर आके प्लस E1 हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब E2 इज इक्वल टू E1 हमें करना है, E2 इज इक्वल टू E1 करना है। तो K Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 बाई आर स्क्वायर। K तो कट जाएगा, हटा दो, तो Q2 कितना है, प्लस का 4 है, और R कितना है, प्लस चार्ज से Q2 का R कितना है, R माइनस एक्स है ना, R माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 कितना है, प्लस का 1 ही है, यहाँ पर R कितना है, ये R कितना है, डिस्टेंस 1 वाला, देखो ये Q1 है ये Q2 है, ठीक है ना। 1 वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए R कितना है, x है, x का स्क्वायर, करेक्ट। कितना इजी था यार, ये काफ़ी इजी था। यहाँ आके हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड क्या लगा देंगे, अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2x बन के बाहर आ जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा ना, तो ठीक है, 2x बन के बाहर आएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पे अंडर रूट मारा, यहाँ R माइनस एक्स बन के बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, इधर के प्लस एक्स हो जाएगा 3x, R इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू R बाई 3, x इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला हम लोग लेंगे सिर्फ, x इज इक्वल टू R बाई 3। तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, अगर ये टोटल 6a है डिस्टेंस, वेरी गुड, 2a में हमें रखना पड़ेगा। R क्या है, 6a, तो x कितना आ रहा है, 6a बाई R बाई 3 ना, तो 2a में हमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आंसर देखो इसका कितना है, ठीक है। तो 2a भाई ये x हमने ये लिया है, तो ये भी तुम्हें लिखना पड़ेगा कि 2a कहाँ से, प्लस q से, है ना, ये वाला नहीं, 4q से नहीं, x की वैल्यू आई ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 2a आई, तो कहाँ से आई है 2a, Q1 से आई ना, तो फ्रॉम Q1, ठीक है ना। तो जिस तरह फोर्स वाले कैंसिल हो, जहाँ पे फोर्स 0 हो जाए, जैसे हमने फोर्स वाला देखा था, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ये कॉन्सेप्ट से करेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 0 होगा, कि यहाँ होगा, कि यहाँ होगा। अंदर ही दोनों एरो अपोजिट अंदर मिल रहे थे, तो अंदर कहीं पे हमें रखना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, 2 Q के बीच में डिस्टेंस R लेना है, फिर जहाँ पे रखोगे पहले Q से उसको लेट करना है x, दूसरा वाला हो जाएगा R माइनस एक्स। बाहर कहीं रख रहे हो तो R प्लस एक्स होगा दूसरा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज है
जो हमारे पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हमने रखा है 1000 ईच। एक प्लस का है, एक माइनस का। माइनस का है, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताओ, माइनस करना है कि प्लस करना है? ई नेट निकालोगे तो E1 E2 प्लस करना है कि माइनस करना है बोलो। देखो ये प्लस का है चार्ज, यहाँ पे एरो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ये माइनस का है तो एरो कैसे बनेगी, इनवर्ड बनेगी ऐसे। अरे बाबा ये वाली नेगेटिव से अट्रैक्ट ए वाला हो गया, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाली होगी। देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एरो कहते हैं आउटवर्ड बनती है, ये आउटवर्ड बनी। ये नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए एरो इनवर्ड बनेगी, अंदर आती तरह। चार्ज यहाँ पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर आ रही है। कुल मिला के मिड पॉइंट को कैसा फील होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में, यानी E1 प्लस E2 कर देना, EA प्लस EB कर देना, ठीक है। और आंसर आ जाएगा। निकाल लेना, ठीक है। मिड पॉइंट यानी 2 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस देना, ये वाला भी 1 मीटर। एट ए पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ईच चार्ज। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला पार्ट देखो। यहाँ तो मिड पॉइंट में तो पता करना आसान है, मिड पॉइंट पता करना आसान है। अब क्या कह रहा है कि ए और बी जो तुमने चार्जेस रखे हैं +1000 -1000 का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है, कहाँ पर चेक करो, 4 मीटर फ्रॉम ईच चार्ज। 4 मीटर फ्रॉम ईच चार्ज कैसे कैसे करोगे भाई, ये तो डिस्टेंस है 2 मीटर का, डबल कर। ठीक है। यहाँ से अगर 4 मीटर ले जाओगे तो यहाँ पर आएगा, तो 2 और 2 तो बी के लिए 2 ही मीटर रह जाएगा। कह रहा है ए से भी 4 मीटर दूर, बी से भी 4 मीटर दूर। अगर इधर बी से 4 मीटर ले जाओगे तो 2 + 2 4 मीटर, बी से 4 मीटर हो जाएगा, लेकिन ए से 2 मीटर हो जाएगा। क्या कह रहा है, दोनों से कितना मीटर होना चाहिए, 4। तो घबराने वाली बात नहीं है, हम 4 मीटर ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। 4 मीटर 4 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर पता करना है, हाँ अब हमें यहाँ पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पता करना है, यहाँ पता करना है। अब यहाँ पे एरो तो बनाओ, यहाँ पे एरो बनाओ। देखो ये आउटवर्ड एक एरो ऐसे बन रही होगी, आउटवर्ड जा रहा है ना एरो, और यहाँ पर इनवर्ड हो रहा है, तो एरो ऐसे बन रही होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब सवाल ये है। रिजल्टेंट निकालोगे, सही है तुम्हारा रिजल्टेंट, तुम्हें इसके लिए निकालना पड़ेगा। इधर खींच रहा है एक और एक इधर खींच रहा है, तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट निकालने के लिए या ई नेट निकालने के लिए √ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। करेक्ट, करेक्ट है। सवाल ये है कि cos थीटा कहाँ से लेकर आए, सवाल ये है कि cos थीटा कहाँ से लेकर आए, ठीक है ना, ये तो सवाल है। तो cos थीटा ऐसे आएगा तुम्हारा, ये ऐसे देखो E1 और E2 के बीच में एंगल चाहिए cos थीटा, ये थीटा चाहिए तुम्हें, है ना। ये दो कंपोनेंट, ये एंगल लिया जाता है। क्या करो मालूम है, एक तो मीडियन, एक परपेंडिकुलर बनाओ। ये भी 4 है, ये भी 4 है, परपेंडिकुलर बनेगी और ये 1 मीटर हो जाएगी। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया। ये आ जाएगा, इसको ये वाला एंगल निकाल लो तुम क्या करो, ये एंगल निकाल लो। ये एंगल कितना आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू B/H, करेक्ट। B कितना है, 1/4 आ गया cos थीटा, ये 1/4 आ गया। अब इस थीटा से इस थीटा को तुम रिलेशन में डालो। देखो ये अगर सेम है लाइन, तो ये थीटा और ये थीटा भी सेम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला एंगल कितना होगा? देखो 17 बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सटर्नल एंगल ट्राइंगल का अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो एंगल होगा ये अंदर के अपोजिट ए प्लस बी के सम के बराबर होगा। यानी कि 1/4 एक एंगल आ रहा है तो 1/4 प्लस 1/4 के सम के बराबर। ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं करना है। देखो ये b बाई एच है कॉस थीटा, तो यानी कि 2 कॉस थीटा ऐसे करना है, ठीक है ना। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2 कॉस थीटा, ठीक है। 2 कॉस थीटा यानी 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 1/4, ये 2/4 दैट इज़ 1/2। यानी यहाँ पर जो थीटा आ गया कॉस थीटा कितना आ गया? 1/2, मतलब कॉस 2 थीटा समझ लो इसे। क्या कहेंगे? Cos कॉस 2, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल है ना। इसे 30 डिग्री, 30 प्लस 30 कॉस 60 डिग्री, कॉस 2 इंटू 30 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पर आ गया 1/2, यानी कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। बात समझ में आ गई? कैसे निकाला समझे? देखो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 1/4। मतलब ये जो एंगल है ना बाहर वाला, ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा है। बाहर का एंगल एक्सटर्नल ट्राइंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अंदर अपोजिट के 2 एंगल के सम के बराबर होता है। यानी ये वाला जो एंगल होगा, ऐसे अंदर आओ, इसके अपोजिट ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दो सर कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा ही क्यों है? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो एंगल ये होगा वही एंगल, यानी कॉस थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा 2 इंटू 1/4, करेक्ट। तो तुम्हें कॉस की वैल्यू मिल गई। E1 E2 तो तुम्हें मालूम ही निकालना, E1 और E2 तो तुम्हें मालूम है। तो ये बाहर निकाल लेना E1 E2, E1 बाहर निकाल लेना, ठीक है। KQ1/R², Q1 मतलब ये वाला हो गया, R ये तुम्हारा 4 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। जो E1 होगा वही तुम्हारा E2 भी होगा, है ना। जो E1 होगा वही तुम्हारा क्या होगा? सर इसमें E2 भी साइन का होगा। तो लेना नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे साइन मत ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम एरो दे चुके हैं ना कि ये इधर नीचे ये माइनस है, इसकी वजह से एरो नीचे बन रही है। तो ऑलरेडी हम साइन कन्वेंशन दे चुके हैं, एरो दे चुके हैं, डायग्राम बना चुके हैं, ये माइनस का खेल यहाँ पे कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे Q1 या Q2 के लिए माइनस मत लेना। तो E1 निकाल लेना, E2 निकाल लेना, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, पूरे फॉर्मूले में ला के रख देना और आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा निकालना मैंने आपको बता दिया कि बाहर वाला एंगल कैसे आएगा। एक्सटर्नल ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अंदर के अपोजिट 2 एंगल के प्लस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A stationary oil drop between 2 parallel plate has a charge of this, ठीक है ना, and a weight of this, उसका जो वेट है वो इतना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द ड्रॉप। कह रहे हैं कि 2 प्लेट है और एक ऑयल ड्रॉप इधर पर है कहीं पर, ठीक है, और उसका चार्ज कितना है? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और उसका जो वेट है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन दी ड्रॉप। देखो ये वाला जो ड्रॉप का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर ड्रॉप यहाँ पर है तो नीचे ज़मीन में गिर जाएगा। नीचे कहाँ गिर जाएगा? लेकिन ज़मीन में नहीं गिर रहा है, नीचे डाउनवर्ड गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन पे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव वालों को उसी डायरेक्शन में ले जाती है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। ये ऊपर नहीं जा रहा है, ना ही नीचे गिर रहा है। नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? नीचे गिरना चाहिए mg से नीचे गिरना चाहिए। तो mg नीचे लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर लग रहा है, और ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तभी ये तो ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। यानी कि फोर्स इज इक्वल टू mg के बराबर। लेकिन कौन सा फोर्स सर? Q इंटू ई वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स,
ठीक है ना। और ये भी हमें आइडिया हो गया कि आउटवर्ड ही लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, तभी तो ये पॉजिटिव वालों को ऊपर खींचेगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वालों को अपने साथ खींचती है, ठीक है ना। यानी एक पॉजिटिव वाला ये था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ना होती तो नीचे नहीं गिर जाता है ये ऑयल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींच रही होगी इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऊपर डायरेक्शन बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। और एम वाला इसे ये एम बराबर हो गया फोर्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बराबर एम है, ठीक है ना। इसका जो वजन है ना किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर है। तो एम कितना दिया हुआ है, एम तुम्हें एम इंटू जी पूरा दिया हुआ है, पूरा एम दिया हुआ है ना, पूरा वेट दिया हुआ है। एम तोड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि न्यूटन में दिया हुआ है तुम्हें। क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू तुम्हें दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -14, यानी ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 इंटू 10 -14 3.2 इंटू 10 की पावर -19, तो ये हो जाएगा 1/2 है ना, 16 2 था इंटू -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 5 आ जाएगा, है ना। तो 10 की पावर प्लस के 5 डिवाइड बाई 2, या ये कह सकते हैं 5 इंटू 10 के 4 आ जाएगा ना। आंसर देखो कितना आ रहा है, 5 इंटू 4 आ गया आंसर, यह लिखा हुआ है आंसर, समझिए। न्यूटन पर कूलम डालना ना भूलो, तो नंबर कट होंगे आपके। समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या था, कि नीचे एम था, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स था, तो दोनों को आपस में इक्वेट करना था। एम की डायरेक्ट वेट में ही वैल्यू दे दी गई थी, डायरेक्ट न्यूटन में वैल्यू दे दी गई थी, ठीक है। ए चार्ज ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ रेडियस दिस माइक्रोमीटर, तो 2.76 क्या दिया हुआ है इंटू 10 की पावर -6 मीटर दिया हुआ है, क्या रेडियस ऑफ दी, रेडियस के लिए कैपिटल आर बनाया गया, रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप इज हेल्ड स्टेशनरी इन ए वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दिया गया 1.65 इंटू 10 की पावर, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी क्योंकि ऑयल तो नीचे गिरने की कोशिश करेगा ना एम से, और ये पॉजिटिव में है, किस में है, पॉजिटिव में है, नहीं एक मिनट, पॉजिटिव में ही होगा, नहीं दिया तो पॉजिटिव में ही होगा, यहाँ पर प्लस की होगा, तभी तो ये रुका हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी। अगर माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, नीचे की तरफ होती। वो इधर नीचे भाग रहा होता तो बहुत तेजी, देखते एम से नीचे भाग जाता, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का दे के भगाती इसको, और दूसरा एम से, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन दी ड्रॉप, ठीक है। तो साइन कौन सा पॉजिटिव होगा अगर ये स्टेशनरी है तो, क्यों, क्योंकि लिखा है कि ये स्टेशनरी पोजीशन पर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऊपर की तरफ है और ये नीचे अपने वजन की वजह से गिरने की कोशिश कर रहा है, तो यानी कि सेम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इज इक्वल टू mg, ये वाली कहानी हो रही है, ओके। एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या डालो, q इंटू ई डालोगे, और वजन दिया है क्या तुम्हें, वजन नहीं दिया है तुम्हें क्या दिया गया, डेंसिटी दी गई है। कहाँ का क्वेश्चन घुमा रहे हैं, 920 किलोग्राम मीटर क्यूब तुम्हें डेंसिटी दी गई है, ठीक है, ओके। और तुम्हें पता है क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द ड्रॉप। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दी गई है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, तो यहाँ से क्यू मालूम पड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ना, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दी गई है, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड पता करना है किसका, चार्ज का, ओके। पॉजिटिव है ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन कितना है ये हमें मालूम नहीं पड़ा। जी के लिए ले लोगे 9.8, सवाल है सर एम कैसे ना है, अगर तुम्हें डेंसिटी और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तुम कर सकते हो, तो यानी मास की जगह यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। डेंसिटी कितनी है 920 इंटू 920, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है सर, वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, तो 4
बाई 3 पाई आर क्यूब हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला डाला, इंटू 9.8 ग्रेविटी डाला, क्यू हमें पता नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.65 इंटू 10 की पावर 6, करेक्ट। अब पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, इंटू ई, हाँ इंटू क्यू नहीं मालूम है, ठीक है भाई। पाई तुम्हें मालूम है, आर रेडियस तुम्हें गिवन है, ओके। तुम्हें क्यू निकालना है, तो क्यू निकालना है, बाकी सबको इधर भेज के क्या निकाल लोगे, क्यू निकाल। फिर से हम क्वेश्चन समझाए दे रहे हैं। हमारा क्वेश्चन था कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है किसके अगेंस्ट, उसके वजन के अगेंस्ट, चार्ज के वजन के अगेंस्ट। भाई चार्ज नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले जा रही है इसे, तभी तो स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला डालेंगे क्यू इंटू ई इज इक्वल टू एम। एम तुम्हें नहीं दिया था, एम का फॉर्मूला डाल दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी तुम्हें 9.8 दी गई थी। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला ओपन करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर है। डेंसिटी तुम्हें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें गिवन है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से मालूम पड़ जाएगी, और क्यू तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। इतना लॉजिक तो लग ही रहा है, क्यू पॉजिटिव हमें लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो एक हमें अपवर्ड फोर्स चाहिए। अपवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और प्लस क्यू ऊपर ही उसे ले जाएगी, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में कुछ दिया है क्या, इफ़ द ड्रॉप कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन। क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है। कह रहे हैं कि अगर हम इस, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें इतनी है, अभी बैलेंस किया हुआ था mg के बराबर, mg से बैलेंस किया हुआ था, लेकिन कह रहे हैं कि अगर क्यूब बढ़ जाएगा, जब क्यूब बढ़ जाएगा तो ओवरऑल तुम्हारा ये वाली क्वांटिटी बढ़ी जा रही है। भाई Q इंटू ई इज इक्वल टू एम जी चल रहा है। कह रहा है Q को अभी तो बराबर था, लेकिन जब Q बड़ा कर देंगे, Q बड़ा कर देंगे तो ये चार्ज क्या होने लगेगा, ऊपर की तरफ भागने लगेगा, क्योंकि ये वाला तुम्हारा फोर्स बढ़ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन कह रहा था कि क्यू ई बराबर है किसके, एम जी, बराबर थे, मतलब जो भी क्यू और जो भी ई था वो एम जी के बराबर थे। जो ड्रॉप था वो बीच में लटका हुआ था, बैलेंस था, बीच में क्या था, बैलेंस था। लेकिन बाद में कह रहा भाई क्यू तुमने बढ़ा दिया है, क्यू तुमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। क्यू बढ़ा दो कि एम जी थोड़ा मास थोड़ा बढ़ जाएगा, ग्रेविटी में थोड़ा कोई फर्क आने वाला है, वो तो उतना ही रहने वाला है। कुल मिला के ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। व्हाट इज दिस, दिस इज फोर्स। ये क्या है, क्यू इंटू फोर्स है ना। ये फोर्स किस तरफ लग रहा था, अपवर्ड की तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ तो एम जी लग रहा था। ऊपर फोर्स बढ़ गया यानी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के फोर्स निकाल लेना। क्या निकाल लेना, फोर्स निकाल। फिर फॉर्मूला डालना, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। फॉर्मूला क्या डालना, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू। यहाँ से फोर्स निकला है, क्यू तुम्हें मालूम है, क्यू तुम्हारा जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 क्यू हमारे 2 चार्जेस बढ़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बढ़ गए, ठीक है ना। तो फिर डालना फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है ना। तो ये फोर्स अपॉन एम इज इक्वल टू ए, और तुम क्या निकाल लेना, एक्सेलरेशन निकाल लेना। तो पहले यहाँ से क्या निकाल लोगे, नया वाला फोर्स निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, हाँ, तो नया वाला फोर्स कैसे निकालोगे, क्यू में जो भी क्यू आया है तुम्हारा, यहाँ से क्यू आएगा, क्यू में क्या प्लस कर लोगे, 3.2 प्लस कर लेना एक्स्ट्रा, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 प्लस कर लेना। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ये इतनी चार्जेस बढ़ जाएंगे। जो भी यहाँ से क्यू आएगा ये वाला चार्जेस प्लस कर देना। तो क्यू इंटू ई जब करोगे इक्वल टू एम जी, तो ये नया वाला क्यू लेना। कौन सा क्यू लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है तुम्हारी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बोलो सर क्यू बढ़ गया इलेक्ट्रिक, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन तुम्हें मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर क्लास 11 के कॉन्सेप्ट है इसमें। इतना अगला क्वेश्चन दिया कि 2 चार्जेस, वन इज़ +5 एंड अदर इज़ -5। अगर एक +5 माइक्रोकूलम है और एक -5 यानी सेम मैग्नीट्यूड के 2 अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो ये क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है। क्या बन जाता है, तो ये डाइपोल है तुम्हारे पास, प्लेस 1 mm अपार्ट। तो तुम्हें 2L दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 1 mm। सर ये 2L की कहानी क्या है, 2L की कहानी कुछ इस तरीके से, अगर आपने डाइपोल के लेक्चर याद है तो बीच में हम लोग एक मिड पॉइंट लेते हैं, ये होता है तुम्हारा L और ये होता है तुम्हारा L। L कितना हुआ, 2L, ठीक है। और 2L यानी कि 2
दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया 1 mm, यानी कि L प्लस L यानी 2L का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 mm दिया हुआ है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट का? डाइपोल 2QL या फिर कह लो Q2L, ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद रखिए, Q2L, ओके। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद रखिए। व्हाट इज 2L? 2L इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ओके। यही हमारा 2L होता है, नॉट L, ओके। प्लेस 1 mm अपार्ट, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला में डाला क्या Q इंटू 2L, तो यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, इनटू यहाँ पे Q मतलब प्लस में लिया है तो प्लस में ही लेना है, मतलब पूरे इसमें डाइपोल के लिए प्लस वाला Q लेना होता है, ठीक है। तो 2L का दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। 2L का डिस्टेंस कितना दिया था 1 mm, 1 mm मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से P का सिंबल जो होता है वो डाइपोल मोमेंट के लिए होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ए सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस, वन इज दिस एंड अदर इज दिस, ठीक है ना। ये भी यानी डाइपोल हो गया, क्योंकि प्लस का 0.25 माइक्रो कूलम है और दूसरा वाला माइनस का 0.25 माइक्रो कूलम, यानी एक डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल है एट ए पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। 0,0 माइनस क्या है 15 सेंटीमीटर, 0,0 प्लस का 15 सेंटीमीटर। देखो एक माइनस, देखो अगर नंबर लाइन देख लो, नंबर लाइन में यहाँ पे अगर -15 है तो यहाँ पे क्या है +15 है, यानी कि ये दो इस तरह रखे हुए हैं, यहाँ से पोजीशन में दिया हुआ है कि एक है ना -15 पर है एक डिस्टेंस और दूसरा वाला प्लस, यानी दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो गया 30 का एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो गया, हमें टोटल डिस्टेंस ले लेंगे 30 सेंटीमीटर अवे है, यानी कि जो तुम्हारा 2L दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस बार, समझ गया ना। यहाँ पे थोड़ा नंबर लाइन पे दिया हुआ 0 0 -15 0 0 +15, एक -15 पर एक +15 पर है, यानी कुल मिला के दोनों कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो 2L 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और तुम्हें निकालना है टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना आएगा P = 2L इंटू Q दे दो या Q इंटू 2L दे दो, और 2L तुम्हारा कितना है 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है ना, 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर इंटू चार्ज दे दिया 0.25 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो दिया हुआ था। तो ये निकाल लेना और आंसर आ जाएगा तुम्हारा किसका डाइपोल मोमेंट का, करेक्ट। 2L इंटू Q, करेक्ट। समझ गया डिस्टेंस कैसे फाइंड किया? डिस्टेंस ऐसे दिया था कि एक पॉइंट ए जो था 0 0 -15 पे था, B 0 0 +15 पे था, मतलब यहाँ से अगर पकड़ लेंगे, अगर ये 0 है तुम्हारा 0 एक्सिस, तो एक है यहाँ से -15 पे और एक है यहाँ से +15 पे, कुल मिला के 30 सेंटीमीटर थे। बाद में इसको मीटर बदल लिया और इधर माइक्रो को कूलम में बदल दिया। इसका आंसर तो कितना आ रहा है? तो टोटल चार्ज पूछ रहा है, तो टोटल चार्ज भाई क्वेश्चन ला, ठीक है। अगर पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना, अगर इसको पूरा सिस्टम मान लें तो पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होगा? अगर सिस्टम का पूछा जाए तो जितने भी चार्जेस हैं सबको इंटीजर वाइज, जिस तरह हम लोग प्लस माइनस वाले एडिशन करते हैं वैसे आप पूरा टोटलिंग कर दो। तो एक है प्लस का 0.25, एक है माइनस का 0.25, दोनों क्या हो जाएंगे कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अगर पूरे सिस्टम में कुछ ऐसे अगर समझो दिए हुए थे चार्जेस है -5, एक दिया प्लस का 10, एक दिया प्लस का 8, एक दिया प्लस का 3, पूछेगा पूरे सिस्टम का बताओ कितना चार्जेस है, तो इसको हम जैसे इंटीजर सॉल्व करते हैं नंबर वैसे सॉल्व कर देंगे, -5 प्लस सबका सब मार देंगे, प्लस का 8 प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा देख लो, 5 + 3 8 प्लस का 16 आ जाएगा। प्लस का 16 बताना ज़रूरी है कि पूरे सिस्टम में कितने चार्जेस है, प्लस का 16, एक दूसरे को खा जाएंगे ना प्लस और माइनस, है ना। तो इनका हो गया 5 -5 + 10 प्लस का 5 +5 +8 +3,
प्लस का 16 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया पूरे सिस्टम का टोटल चार्जेस। अगला क्वेश्चन 32 चार्जेस, एक है प्लस का 2.4 और एक है माइनस का 2.4, यानी कि एक डायपोल की बात हो रही है। प्लस का 2.4 है माइक्रोकूलम और माइनस का 2.4 माइक्रोकूलम है। आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 × 10⁻³ 2.5 × 10⁻³ मीटर अवे है, यानी कि 2L नॉट L, ओके 2L लिखेंगे। 2L इजिकल टू कितना दिया हुआ है 2.5 × 10⁻³ मीटर दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 0.13 मीटर फ्रॉम द डायपोल। ठीक है, कह रहा है डायपोल से अगर एक्सियल लेंगे लो, कह रहे हैं कि यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। एक्सियल पे तुम्हें क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला K2PR/R² K 2 × P, मतलब 2 × डायपोल मूवमेंट अपॉन R³। ठीक है ना, सही है ना। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। ठीक है ना, तो K की वैल्यू तो पता ही है, मैं 9 × 10⁻⁻⁹ + 9 × 2 डायपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे 2 × डायपोल मूवमेंट, यानी 12 × Q बाई R³। R जो होगा आपका वो हमेशा सेंटर से लेना है, ठीक है ना, सेंटर से लेना है। तो 0.30 मीटर, देखो द डिस्टेंस ऑफ 0.30 मीटर फ्रॉम दिस डायपोल, तो 0.30 का क्या लगा देंगे होल क्यूब लगा देंगे। 2 × L, 2L कितना दिया हुआ है डायरेक्ट दिया हुआ है 2.5 × 10⁻³ मतलब 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है 2L। Q तुम्हें दिया हुआ है 2.4 2 माइक्रोकूलम, 2.4 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, 2.4 माइक्रोकूलम। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और यही अगर इक्वेटोरियल के लिए रहा, यही अगर किसके लिए रहा इक्वेटोरियल, जैसे कि ये आपका डायपोल है और आपको यहाँ पे बीचों बीच पता करना है, तो इक्वेटोरियल के लिए हम क्या डालेंगे फॉर्मूला E = इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -KP/R², ये फॉर्मूला डालेंगे किसके लिए इक्वेटोरियल के लिए, इस पोजीशन के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस का 1 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 1 माइक्रोकूलम, ओके। आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर दे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्वेश्चन क्या ना पूरा लाओ। दिस डायपोल इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है